होगी, क्या होगा एकदम से। और ये डिसीजन लेना कि अभी हॉस्पिटल ले जाना ठीक है या अभी और वेट करना चाहिए, तो बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल था। बट मुझे अपने आप में ये डिफरेंस लगा कि मैं बहुत ज्यादा एंशियस हो जाती थी, बट मैं उतनी नहीं हुई। एंड यस, सही टाइम पे सही डिसीजन लिया कि कोई बात नहीं, चले जाते हैं। और जब जो जैसा टाइम होगा उस टाइम पे मैं सारी चीजें कर लूंगी। इसके लिए भी कि अब इसको छोड़कर मैं कहीं नहीं जा सकती, ये वो जो भी। तो वो बहुत सारी चीजें, क्योंकि हम प्लानिंग वही है, प्लान करके सोए थे इस टाइम पे ये करना है, इस टाइम पे वो, बट कुछ भी हमारे प्लान के अकॉर्डिंग नहीं हुआ, तो ज्यादा एनजाइटी थी उसको रिलेटेड। हाँ। ठीक है, अब परफेक्ट। जिनके साथ जाना था उनको भी फोन करके मतलब मैसेज करके मना किया उस टाइम पे, तो फिर उनका भी डिले हो गया। तो वही सारी चीजें एकदम से हुई, बट फिर ऑटोमेटिकली, क्योंकि एक डिसीजन मैंने फर्मली और जल्दी ले लिया, तो सारी चीजें इतने टाइम से फॉलो हुई। क्यों? क्योंकि जाते ही इसको इमरजेंसी में इंजेक्शन लगा दिया। एंड उसके बाद कार में जब वापस आई थी एकदम मतलब टचवुड नॉर्मल लग रही थी। और इसी ने मुझे बोला कि मम्मा आप तो गुरुद्वारे जाते हो तो मैं भी चलूंगी। तो ये भी मेरे साथ गई, आराम से गुरुद्वारे गई, मत्था टेका। उसके बाद थोड़ी तबीयत इसकी ढीली हो गई थी, बट स्टिल जो चीज थी वो सारी चीजें अपने आप ऑटोमेटिकली टाइम पे फॉलो हो गई। ये तो मतलब जैसे टचवुड फर्स्ट टाइम हुआ था। हुआ पहले भी था हरनीत जी। पर क्या? पहले फोकस नहीं था, पहले प्रेजेंट नहीं था, है ना। पहले क्या होता था कि इतनी हड़बड़ाहट हो जाती थी कि हमारा अगला पिछला साफ हो जाता। अब हम डिस्कशन इतना डिस्कशन किया है हमने कि अब हमने इतना अपने ऊपर से धूल उतार ली है कि अब बिल्कुल शीशे की तरह दिखाई देता है। और वो जो उम्र का अनुभव है ना, उसका, एंजाइटी का और ज्यादा ओवर थिंकिंग का, वो भी घेरता है। मसल मेमोरी हमें कंट्रोल करने की कोशिश करती है, परंतु हम जो सीख रहे हैं अध्यात्म, वो अगर एक बार टच भी हुआ है ना, तो भी आपके बहुत सारी एंजाइटी को, डिप्रेशन को निकाल जाएगा। आप सभी ने स्टोरी सुनी, सभी ने सुनी ना। हमने क्या सीखा? सेम, हर पल हमें जागरूकता मिलनी चाहिए। आपको इस झंझट में नहीं पड़ना है कि आपने क्या प्लान किया है। हमें उस चीज के लिए तैयार करना रहना है कि जो चीज के लिए हम हैं प्रेजेंट। एक तरफ गुरुद्वारा है, एक तरफ आपका बच्चा सामने है। कौन सी चीज नजदीक में है आपके? गुरुद्वारा या बच्चा? ऑब्वियसली। और नजदीक इन द सेंस, और आप गुरुद्वारे में बैठे हुए हो और बच्चे, हाँ जी। मेन सर ये नहीं होता कि गुरुद्वारे जाने नहीं, गुरुद्वारे में तो ऐसा लगता है कि हाँ बाबा जी समझ जाएंगे कि हमारे पास कोई हम्म। रिस्पॉन्सिबिलिटी आई। लेकिन हम्म। जनरली ना कि किसी के साथ प्लान बनाया हुआ तो उनका भी कैंसिल आउट हो रहा है हमारी वजह से, या वो डिले हो रहा है, मेरे दिमाग में वो ज्यादा चलता है। हम्म। यही मेरे को सेकंड। थोड़ी सी एक रिक्वेस्ट भी करनी थी कि आगे कभी कोई सूत्र एड ऑन बीच में ना ये जरूर करना कि लोग हमें जज कर रहे हैं, उससे बहुत ज्यादा इशू है। मैं यहीं पर शायद आ वो रहा था। सोच भी नहीं रहे होंगे, वो हमारी तरफ देख भी नहीं रहे होंगे, बट हमारे मेरे दिमाग में ये चल रहा होता है कि वो हमारे को जज कर रहे हैं, या वो क्या बोलेंगे, वो क्या सोचेंगे। मैं इसी पर आ रहा था, पॉइंट बाय पॉइंट। अब जब हमने देखा कि हमारे नजदीक जो परिस्थिति है उसको हमने संभाला। मान लीजिए आपको कोई कोर्ट का नोटिस आता है 10 तारीख, अगले महीने की, ठीक है। आज कितनी तारीख है? आज 18 है। बस वो लिया और रख दिया, पढ़ लिया रख दिया। क्या आप उतने शांत रह पाएंगे? बस रहना है, क्योंकि वो 10 तारीख का है, वो भी अगले महीने का है और इतने समय बाद का है। उससे पहले बहुत सारी घटनाएं घटेंगी, उसमें वो भी क्या पता विदा हो जाए। आपको अगले ही पल, आपको ये विचार करना, अगले ही पल, अगले पल का भी विचार करना हमारा व्यर्थ है। सोचो दूसरा व्यक्ति क्या सोच रहा है, ये कितना ज्यादा व्यर्थ है। और आप ये विचार कीजिए थोड़ा सा कि इस पूरे चित्र में मैं तो कहीं एडजस्ट कर ही नहीं रही। सारी प्लानिंग मैंने बनाई और कुछ भी मेरी प्लानिंग में नहीं हुआ, पर जो हुआ वो अपना ऑटोमेटिकली बिल्कुल परफेक्ट हुआ। तो जब हम अपने आज से सीखते हैं, तो कल फिर हमारे अंदर ऑटोमेटिक ठहराव रहता है। आज मैं रात को प्यासा सो गया,
कल सोने से पहले क्या करूंगा? क्योंकि मैं आज होश में हूं। आज मुझे किसी ने डांटा, मुझे बुरा लगा, मैं होश में हूं, तो कल सोचूंगा। अभी मैं विचार कर रहा हूं कि उसने किस लिए बोला, कि क्रोध में था। क्रोध में था तो मैं वैसे भी रिलैक्स हो गया। और अगर उसने जानबूझकर बोला और मैं गलत नहीं हूं, तो चलो मैं गलत नहीं हूं तो मैं भी वैसे भी रिलैक्स हो गया। तो हमारे साथ जो भी घट रहा है, अगर उसमें हम होश में हैं, तो फिर हम उसके घटने में हेल्प करते हैं। आप समझिए, मेरे साथ कोई दिक्कत हो रही है, आप मेरा सहयोग कर रहे हो, तो आप डरोगे या आप मेरी ताकत बनोगे? ताकत बनोगे। मेरा खुद का डर चला जाएगा, क्योंकि मेरे साथ शिकायत हो सकती है, परंतु आप मेरे साथ खड़े हो तो मुझे लगेगा कि हाँ, ये मेरे साथ खड़े हैं। यही प्रकृति के साथ है। हम अक्सर प्रकृति की घटना को अपनी घटना मान के दुखी या सुखी हो जाते हैं, परंतु जब हम उसे प्रकृति ही घटना मानते हैं, तब ऐसे मान के चलो कि घटना मेरे साथ बीत भी रही है और साथ में मैं अपने साथ भी खड़ा हूं। कोई नोटिस प्रदीप के नाम का आया भी है और प्रदीप ने ही लिया है और प्रदीप ने ही उसे समझाया। कोई बात नहीं, 22 दिन पहले नहीं सोचते, झट से रिलैक्स। अभी तक आपको रिलैक्स रहने के लिए दूसरे व्यक्ति की जरूरत थी। प्रेम के लिए, क्रोध के लिए, न्याय के लिए, अन्याय के लिए, हर पल हम दूसरे पर निर्भर थे। लड़ने के लिए भी, प्रेम के लिए भी। परंतु आध्यात्म हमें सर्वगुण संपन्न बनाता है। अकेला नहीं कहूंगा मैं, आप हर चीज में मस्त रहना शुरू हो जाते हो। आपको इतना सरल समाधान मिलता है कि आपको लगता है ये समाधान है भी या नहीं। बिल्कुल, आपके सामने समाधान होगा, मैं आप कहोगे मजा नहीं आ रहा है। जब तक एंजाइटी नहीं हुई तो क्या समाधान, है ना? बिल्कुल समाधान होगा। पर वही लाइन जब मैं बोल दूंगा तो आपको लगेगा कि हाँ, अब मैं ठीक हूँ, क्योंकि वो समाधान मेरे थ्रू आया है। थोड़ा खर्च होके आया है, थोड़ा टाइम लेकर आया है। परंतु अगर अपने से पैदा होगा, तो अपने आप को तो खुद कहोगे पागल है तू, इतनी जल्दी थोड़ी ठीक होते हैं। तू तो मेरा साथ दे। अपने दिमाग को हम करते हैं, इतने पैनिक होते चले जाते हैं, इतने पैनिक होते चले जाते हैं कि हाँ, बिल्कुल हाई लेवल से पैनिक हो जाते हैं ना, कि जब अब सहन नहीं हो रहा, तब माइंड कहता है कि देख तेरे हिसाब से मैं चल लिया, अब मैं तेरा साथ छोड़ रहा हूँ। फिर आप पैनिक होना बंद हो जाते हो। जब आपको लगता है कि हाँ, हम अपनी परेशानी को पीक पर ले गए, है ना? अक्सर स्त्रियों के साथ होता है, उनके वात्सल्य के कारण। मैं दोष नहीं दे रहा, मैं पुरुष और स्त्री में भेद नहीं कर रहा हूँ, है ना? मैं पुरुष और स्त्री के शरीर में भेद कर रहा हूँ। अध्यात्म में पुरुष और स्त्री कुछ नहीं होता, ठीक है ना? लिंग भेद नहीं होता। पर शरीर का लिंग भेद प्रकृति ने किया है, उसे थोड़ी इग्नोर कर सकते हैं। तो जो हमें वात्सल्य दिया है, जो हमें आ, वात्सल्य के अलावा स्नेह दिया है, जो हमें पेशेंस दिया है, जो हमें शालीनता दी है ना, उसके कारण हमारे अंदर एक दोष है। हम ना, कोई गेस्ट हमारे घर पे आए, हम 8 घंटे, 10 घंटे, 2 दिन खर्च कर देते हैं। और आदमी से पूछो गेस्ट आ रहा है कोई, तो जब आएगा ना, बेल बज जाएगी, तब भी भूल जाएगा, अरे मैं तो तुझे लेने आना था। देख लो जितने भी हैं, एयरपोर्ट पे बुला के बैठ जाते हैं, घर पे पड़े होते हैं, एयरपोर्ट पे उतर के बंदे ने वाईफाई लिया, फिर कॉल किया, फिर मुझे याद आया आज। और वही स्त्री है, किसी को सिर्फ चाय पर आना है, उनका पूरा घर चाय पर बुलाएगा। सच्चाई है। और हम दोस्त को, तो हाँ तो क्या हो गया, लेने आ तो रहा हूँ, तू टैक्सी कर ले, आजा। तो ये जो तैयारी की जो नेचर है ना, हमारा स्त्री के अंदर स्वभाव है, वो जो ओवर थिंकिंग में कब बदल जाता है उसे पता नहीं चलता। कुछ भी नहीं हो रहा है, फिर भी उसे कुछ ना कुछ चाहिए। ये सच्चाई है। कुछ नहीं हो रहा है, तो उसके घर में कहीं चुईया भी दिख गई, बस शुरू डिप्रेशन, ओवर थिंकिंग शुरू। कहाँ से आई है, कौन कौन से कपड़े काट दिए होंगे, कहाँ कहाँ गई होगी, सारी जर्नी शुरू हो जाती है।
देख लो, आपका लाइफ पार्टनर बाहर है, अचानक से उनका फोन आया, वो फोन करते करते अचानक भूल गया, कहीं बिजी हो गए, आपको इसी की टेंशन। बहुत सारी चीजें हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, हमारी ये जो जर्नी है ना, यही धूल झाड़ने के लिए है। यहाँ पुरुष होते तो मैं उनकी भी विशेषता बताता, तो कहाँ पर निठल्ले हैं, कहाँ पर बिल्कुल लापरवाह हैं, कहाँ पर वो आध्यात्मिक होने का दिखावा करते हैं। अपनी भी बात कर रहा हूँ मैं। जी। सर वात्सल्य क्या होता है, ये जो वर्ड वात्सल्य, मतलब? वात्सल्य बच्चे के लिए प्रेम। अच्छा। हम्म। अब नहीं तो हमारे हमारे 9 महीने कहाँ नहीं दे देता भगवान, स्त्रियों को क्यों दिया? क्योंकि वात्सल्य उसी के पास है, वो पूरे दिन ताकत लगा सकती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपकी प्रशंसा करके आपसे काम करवा लूंगा, मेरा हम्म। तो आप सबसे कोई स्वार्थ नहीं है ना कि मुस्कान या हरनी जी मैं रोटी सुबह बनवा लूंगा आपसे, मेरा तो कोई इसमें उद्देश्य नहीं है। पर अक्सर पुरुष बड़ाई किस लिए करते हैं? ताकि आप उससे फूले रहो और अपने सारे सरेंडर कर दो, अपने अस्तित्व को खो दो। देखो, दोनों ही लाइनें मैं साथ साथ बोलूंगा ताकि आप किसी एक तरफ बह नहीं जाओ। स्त्रियों की अधिकतर बढ़ाई कवियों ने की हो प्रशंसा, चाहे वेदों ने की हो, चाहे धर्म ग्रंथों ने की हो, हमेशा प्रशंसा तब की जाती है जब, आप भी तो करते होगे अपने हस्बैंड की, दोस्त की, पापा की, भाई की, जब थोड़ी हेल्प चाहिए, अब वो किसी भी तरह की हो सकती है। तो वैसे ही वेदों में कह लीजिए, धर्म ग्रंथों में कह लीजिए, कोई भी धर्म ग्रंथ उठा लो, उसमें स्त्रियों की प्रशंसा उनके स्वभाव को लेकर कम, उनके कार्य को लेकर ज्यादा की गई है। इसलिए स्त्रियों ने अपने आप को ऐसा मान लिया है कि जैसे उन्होंने पूरे संसार का बोझ अपने सर पर उठा रखा है। इतनी प्रशंसा सुन ली है स्त्रियों की, आंखों की, गालों की, नाक की, बालों की, कमर की, कंधे की, इतनी प्रशंसा कर दी है ग्रंथों ने कि अब उनसे अपनी प्रशंसा गिराई नहीं जा रही है। वो कभी मान ही नहीं पाई है कि मेरे जैसा कोई स्ट्रांग हो सकता है। वो कभी एक्सेप्ट ही नहीं कर पाई है कि मेरे ऊपर भी परेशानी आएगी तो मैं भी झटक सकती हूँ। जैसे आदमी छोड़ देता है, जो होगा देखा जाएगा, भाड़ में पड़े। उन्होंने हमेशा उनको इस तरह से दिखाया गया है कि आप तो गृह निर्मात्री हो। लड़का अगर बेकार निकल जाए तो एक लड़का ही बेकार होता है ना? पर अगर स्त्री बेकार निकल जाए तो दो कुनबे, अब कुनबे में 20 लोग हैं, 52 लोग हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, 52 के 52 का नुकसान होगा अगर एक स्त्री खराब निकल जाए तो आप सबकी इतनी प्रशंसा की गई है, इतनी प्रशंसा की गई है कि आपने अपने आप को मजबूत समझना ही छोड़ दिया है। आपको इतना ज्यादा प्रोटेक्ट किया गया है कि आपने डिसीजन लेना छोड़ दिया है। आपने अपने आप को इतना ज्यादा वात्सल्यपूर्ण पाया है कि बच्चे की जिम्मेदारी तो सिर्फ मेरी है। कुछ ऊटपटांग बोल रहा हूँ मैं, पर मैं चाहता हूँ अध्यात्म के साथ लिपटा हुआ रहे, फिर मैं बताऊंगा। तो अभी आपको ना अपने सारे भ्रम तोड़ने हैं। और ये सारे भ्रम कैसे टूटेंगे? जब ज्यादा से ज्यादा मौन रहोगे। अब इस मौन को मुख से खींच के कान तक ले जाओ। कैसे? इसे मतलब समझाओ मुझे। हमारे मौन को अब कान तक कैसे ले जाएंगे? जो बातें अपनी जरूरत की है सिर्फ वही सुननी है, हाँ हाँ। जो देखो, काम की है ये ही नहीं उस पर ध्यान ही नहीं ये देना। ये तो यहाँ से यहाँ ले गए आप, कान तक ले जाना था, एक कान से काम दिमाग तक तक ही ले तो जा। है, सुनेंगे ही नहीं जो चीजें जरूरी नहीं है। नहीं नहीं नहीं, हाँ। बट आपका कुछ और मतलब होगा। चलो मैं मान लेता हूँ इसे। हाँ जी, हरनी जी, आप भी कुछ कहना चाह रहे हो? बाकी सभी भी बोला करो प्लीज। सुना, दूसरे कान से निकाल दिया। देखा, वही मुस्कान वाली बात है। जैसे मुख का मौन होता है, वैसे ही कान का मौन होता है। ठीक है? जब कान के मौन से अब अभ्यास करेंगे, चाहे ये अभ्यास 20 दिन चला जाए, ठीक है?
हमें 11 दिन मैंने बोला है एक अट्रैक्टिव लैंग्वेज के लिए, परंतु अगर हमारा दूसरा सूत्र क्लियर ही नहीं हो रहा है तो तीसरे पर जाएंगे क्यों? ठीक है ना? तो अब कान के मौन पर आते हैं। वाणी का मौन क्या है? या तो चुप रहो या उतना ही बोलो जितना आवश्यक हो। कान का भी मौन ऐसा ही होता है, कोई व्यर्थ में आपकी प्रशंसा किए चला जा रहा है, आप खुश हो जा रहे हो, मौन हो जाओ। ठीक है ना? कोई भी प्रशंसा कर रहा है आपकी, मौन हो जाओ। सेम वही, किसी ने आपकी बुराई कर दी, आपकी चुगली कर दी, आपको चिढ़ा दिया, कुछ भी कर दिया, आप कान से मौन हो जाओ। ठीक है ना? जैसे शब्दों का इस्तेमाल हमें जरूरत पड़ने पर करना है, अन्यथा मौन रहो, वैसे ही कानों का इस्तेमाल जरूरत पड़ने पर पढ़ना करना है। अब जरूरत कैसी भी हो सकती है, कैसी भी अर्थात हम एक समूह में रहते हैं, परिवार में रहते हैं ना। अब उस समूह में रहते हुए बिल्कुल मेरी आंखें बंद हैं, मुंह बंद है, नाक भी, कान भी, सब बंद है, मैं देख रहा हूँ, आंखें खुली हुई हैं। अचानक से प्रकृति के सामने एक ऐसा दृश्य घटा, एक बच्चा जा रहा है और उसे चोट लगने वाली है। दृष्टि देखेगी, आप जाओगे, चोट से बचाओगे। यहाँ आपका कोई उद्देश्य नहीं है, प्रकृति का उद्देश्य है आपका इस्तेमाल करना, सदुपयोग करना। आपके परिवार में किसी को भी किसी भी कार्य की जरूरत है, तो जैसे एक वृक्ष फल देने के लिए स्वतंत्र है और वो कभी विरोध नहीं करता कि मेरे फल क्यों लिए जा रहे हैं, है ना। एक नदी जल देने के लिए स्वतंत्र है, कोई विरोध नहीं करती कि जल क्यों मेरे से लिया जा रहा है ना। हवा स्वतंत्र है हमें सुगंधी देने के लिए, हमें ऑक्सीजन देने के लिए। ऐसे ही ये शरीर हमारा स्वतंत्र रहेगा परिवार के लिए और समाज के लिए। आप इस शरीर से इस समाज को, इस परिवार को सुविधा, सुख और संपन्न करने के खूब प्रयास कर सकते हो समाज को। पर जैसे ही ये उम्मीद आ जाए कि नहीं मुझे मेरे लिए जीना है, हम नरकीय जीवन में चले जाएंगे, नरक में तुरंत। अध्यात्म रह गया, अब बस नरक शुरू। जैसे मैं हूं, मेरा अध्यात्म मुझे आनंदित रखेगा शरीर के अंदर, पर शरीर के बाहर ये शरीर किसी की सेवा भी करेगा, ये शरीर किसी से धन भी लेगा, किसी को धन भी देगा, ये शरीर किसी से भोजन भी लेगा, किसी को भोजन भी देगा। परंतु जब बात चेतना की आती है तो वहां पर हमें स्थिर रहना है। इस शरीर ने किसी को भोजन करवाया, ये भोजन की गति थी, इस शरीर की गति थी तो उसने करवाया। पर अगर मैंने करवाया है तो फिर मैं पूछूंगा कैसा लगा आपको, है ना। फंस गया जाल में। मैंने भोजन करवाया, आपने आनंद लिया, मुझे आनंद फील हो जाएगा, मुझे जरूरत ही नहीं पूछने की। जरूरत है तो पूछने की जरूरत पड़ती है जब सामने वाला गुस्से में हो, नहीं पड़ती। पर अगर सामने वाले ने भोजन का आनंद लिया है तो हमें पूछना है, क्योंकि हमारे कान तरस रहे हैं सुनने को। तो चौराहे पर अगर किसी ने क्रोध कर दिया तो हम बहरे, लंगड़े, लूले सब हो जाते हैं। तो कितना स्वार्थ है हमारे अंदर। अध्यात्म बस यही कहता है कि शरीर, आप शरीर से भिन्न हो जाते हो। अभी मैं एक जगह गया था, एक बहुत 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 प्यारे सन्यासी थे, वृद्ध थे। एक क्रम में उन्होंने बस बहुत देर चर्चा के बाद क्या, बहुत 2-3 घंटे चर्चा हुई उनसे। 2-3 घंटे चर्चा होने के बाद उस दौरान उन्होंने बताया कि उनको 3-4 बार शरीर से अलग होने का अनुभव हुआ है। अब समझना ध्यान से, बहुत गहरी बात बोल रहा हूं मैं। या तो मैं पोल खोल रहा हूँ या मैं आपको सचेत कर रहा हूँ, दोनों ही चीजें हैं। उन्होंने बोला कि मुझे कम से कम 3 या 4 बार अपने शरीर से अलग होने का अनुभव है। अब यहाँ ध्यान से समझिएगा, हम जो अभी सीख रहे हैं कि 24 घंटे हमें इस शरीर से मुक्त रहना है। और जब कोई व्यक्ति आपसे कहे कि वो 4 बार शरीर से मुक्त हो चुका है, उसने देखा है कि मैं पानी भर रहा था
है ना। मैं पानी भर रहा था और अचानक से मोटर चल रही है, मेरा शरीर मोटर के पाइप को पकड़े हुए है और हम आनंद में, मैं बिल्कुल अलग हूँ। वो शरीर पानी भर रहा है और मैं यहाँ खड़ा हूँ। तो बहुत देर चर्चा हुई, तो क्या ये संभव है, उन्होंने मुझसे प्रश्न किया। बहुत देर चर्चा के बाद उनके कुछ भ्रम टूटे और मैंने सिर्फ एक प्रश्न पूछा कि जब आप शरीर से बाहर हुए, ये कहाँ से आपने सीखा कि आध्यात्म आपको आपके शरीर से मुक्त कर देता है? कहीं तो पढ़ा होगा, कहीं तो जाना होगा। बोले हाँ, ऋषि मुनि बताते हैं कि वो अपने शरीर से मुक्त होकर ब्रह्मांड की यात्रा पर निकल जाते थे। मैंने कहा, बिल्कुल अच्छा है। जैसा हमने सुना गहराई से, वैसा ही हम अनुभूत करने लगते हैं। आपने सुना कि कुछ चीजें हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाती हैं, जैसे कैंसर जैसी बीमारी। वो तब नुकसान नहीं पहुंचाती जब होती है, पर जैसे ही हमें पता लगे, हम कुछ दिनों के अंदर डाउन हो जाते हैं, क्योंकि हमने जो सुना है और हमने जो आज तक देखा है, वो हमारे ऊपर हावी हो जाता है। मैं हमेशा से डिप्रेशन में गई हूँ, मैंने हमेशा से पैनिक हुई हूँ। अभी भी मेरा सबसे पहला डिफेंस क्या होता है? पैनिक हो जाओ। आप पैनिक इसलिए नहीं होते कि आप स्ट्रेस में हो, आप पैनिक इसलिए होते हो क्योंकि आपको वो अपना सबसे बेस्ट डिफेंस लगता है। सबसे बेस्ट। उस दौरान आप क्या करते हो? समस्याओं से भाग रहे होते हो। पैनिक होने का मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले रहे होते हो और उस काम को इग्नोर करने की कोशिश कर रहे होते हो। अपनी बॉडी को बताने की कोशिश रहती है कि तू पैनिक है, तू परेशान है, और तू इतनी परेशान है कि तू कितनी परेशान है तू भी नहीं जानती। हमें रोना आ जाता है, हम चीजों को तोड़ने का मन करता है, हमसे सब दूर हो जाओ। आपको मालूम नहीं है, ये सिर्फ एक डिफेंस मैकेनिज्म है जो आपकी बॉडी ने डेवलप कर लिया है। आप इसको हल्का सा एक्सेप्ट करके हटाओगे ना कि कोई बात नहीं, समस्या आ रही है तो वो आने दो, क्योंकि आपने तो कोई समस्या के लिए या समाधान के लिए प्लानिंग नहीं की है ना। आप तो प्रेजेंट में जीना चाहते हो। अब वो सच में समस्या है, ये तो तब पता चलेगा ना जब आप उसे आने दोगे। आप तो पहले ही गिड़गिड़ाने लगे। ये तो वैसे ही हो गया जैसे हम स्टाफ रूम में बैठे थे, एक छोटा बच्चा आ गया वो पता नहीं क्या पूछने के लिए आया था। एक टीचर बहुत डरावना है हमारे स्कूल में। सब भाई एकदम आंख निकाल दी और अंदर बुला लिया, वो वहीं से बैठ गया गेट में ही। गुरुजी ना, गुरुजी मैं जा रहा हूँ मैं। अब उसमें वो टीचर कुछ कहना चाह रहा है, नहीं कहना चाह रहा, बस वो आनंद ले रहा है। हमें भी पता है कि कोई बात नहीं है, चले जाओ, है ना। पर उस बच्चे को क्या लगा, मेरा तो हो गया सत्यानाश, मेरी तो पता नहीं कितनी कुटाई हो जाएगी, मेरा तो स्कूल से देश निकाला हो जाएगा। वो उस अब इस घटना को ध्यान से समझो। मैं इस घटना को अपने जीवन पर लेता हूँ। कैसे? कि अब हम किसी सरकारी ऑफिस गए हैं, हमारे वही बच्चे वाली हालत होती है। हमारे लिए वो सरकारी अधिकारी वही मास्टर की तरह हो जाते हैं, हमारी रेल बन जाएगी पता नहीं क्यों। अब जब मैंने उस बच्चे की घटना को अपनी आंखों के घटते देखा, आंखों के आगे, अब मुझे किसी ऑफिस से डर नहीं लगता, किसी ऑफिसर से डर नहीं लगेगा, क्योंकि वो जस्ट एक अपने रोल को प्ले कर रहे हैं। वो आपको दुखी नहीं करना चाहते, पर उनकी मसल मेमोरी ऊंचा बुलवा रही है उनसे। वो 1 मिनट में समाधान कर सकते हैं, परंतु वो 1 घंटा लगा रहे हैं क्योंकि उनकी मसल मेमोरी वर्क करवा रही है। मैं भी कहता हूँ चलो मेरे काम में 1 घंटा लगना होगा तो किसी ऐसे अधिकारी के हाथ फंस ही जाऊंगा जो मेरा टाइम खराब करे। मैंने भी डिफेंस ढूंढ रखा है, मस्त बैठूंगा, लोगों को वहां भी देखूंगा। मैं क्यों परेशान होना है मुझे? वहां भी दृष्टि पूरी तरह से जागृत रखते हुए देखूंगा। और कई बार तो ऐसा हुआ है कि किसी ऑफिस जाना पड़ा है, 2 घंटे मस्त बैठा हूँ, वो खुद आके पूछ रहा, भाई अपना काम करवाना है? हाँ जी, ले चल आ जा, और आगे से सीधा आया करना। हो गया। अब मैं इसलिए बैठा रहा हूँ कि तू तो देख, खाना खाने में लगा हुआ है, कितने प्यार से खाना खा रहा है, 2:30 बजे लंच होता है, तू 2 बजे लंच पर चला गया। मेरा काम थोड़ी है सोचना, मेरा काम तो उस घटना को घटने देना है।
चाहे आपके ऑफिस में, आपके कलीग के साथ, या आपके स्कूल में, आपके घर पर कोई भी पैनिक दिखने वाली सिचुएशन क्रिएट हो गई है, वो जस्ट एक सिचुएशन ही है। आपको उसके आगे सरेंडर करने की बजाय तटस्थ होने की जरूरत है। उसे गुजरने दो अपने आगे से, ठीक है। और आज से आप अपने वो सारे दुर्गुण छोड़ दीजिए जो आप एक स्त्री शरीर के कारण ओढ़े हुए हो। चाहे वो आंसू है, चाहे वो अपने आप को स्त्री मान लेना है, चाहे वो अपने लिए डिसीजन न लेना है, चाहे वो अपने आप को ये सोचना है कि नहीं मेरा तो ये होगा तभी मैं ठीक होऊंगी। आपको जस्ट एक आत्मा बनना है। आत्मा का कोई जेंडर नहीं होता और आत्मा का कोई डर नहीं होता। उम्मीद है आपकी चीजें सारी समझ में आई होंगी। एक बच्चे वाली स्टोरी को याद रखना, ठीक है। आपने भी कभी कभी डराया ना अपने बच्चों को? आपका उद्देश्य क्या होता है मुझे बताओ? जस्ट मनोरंजन। उसको सिखाना भी नहीं होता, नहीं तो वो सीख जाता। आप भले ही सिखाने के लिए डांट लगा रहे हो, पर अंतर मन से आप बिल्कुल सिखाना नहीं चाहते, क्योंकि आप डांट लगाना चाहते हो। आप सिखाना चाहते तो एक ही बार में बच्चा सीख जाता। पर हम सदियों से क्या, दशकों से सिखाते आ रहे हैं, बच्चे नहीं सीखे हैं, क्योंकि हमने एक बार भी पूरी ताकत लगा के नहीं सिखाया है, पूरे भरोसे के साथ नहीं सिखाया है। उसी तरह हमने हर प्रार्थना नेगेटिव या कम ऊर्जा के साथ की है, और कम ऊर्जा के साथ की गई प्रार्थना कभी सफल होगी? करते रहो प्रकृति से शिकायत। अंदर तो हमारे इतने डाउट भरे हुए हैं कि मैं तो ये भी नहीं कर सकती, ये तो मुझसे हो ही नहीं सकता, ये मुझसे मेरे बस की नहीं है। और फिर आप प्रार्थना करने चलते हो कि मैं अपने परिवार को सुख संपन्न दे पाऊं। प्रकृति इतने हाथ नहीं जोड़ती, इतने हाथ जोड़ती है आपके आगे। मतलब पहले अपने भरोसे को बढ़ा ले, है ना। जब वो बच्चे के ऊपर हम डांटना, डांट तो दिखावटी लगा रहे हैं, हमारा उद्देश्य डांटना नहीं है। ऐसी प्रकृति जब हमारे जीवन में कोई परेशानी लाती है तो जस्ट दिखावटी होती है। अगर आप उसे देख कर समझ गए तो वो प्रैंक मजाक वाला है, नहीं समझे तो प्रैंक ही रियलिटी है जस्ट वो एक घटना। ठीक है ना। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अपने चारों तरफ की प्रकृति, अपने आप को देखकर अपना आनंद लीजिए प्लीज। कुछ नहीं है, सब टोटल मजाक चल रहा है, टोटल टोटल मजाक चल रहा है। आज आपके घर में 3 कमरे हैं, अब आपको कमरे कम लगने लगेंगे। आपकी छत में कोई जगह कोना खाली है, आपको कोना भरने की खाज, सॉरी थोड़ा देसी हो गया था, खुजली होने लगेगी। ये सच्चाई है। हमें खाली बैठना ही नहीं है। कुछ नहीं है तो खाली बैठे बैठे एक चुटकुले के साथ समापन करेंगे, है ना। एक बहुत बूढ़ी औरत थी, रो रही थी किनारे गांव में। एक दूसरे का हाल चाल पूछते हैं। रो रही थी तो एक व्यक्ति से रुका नहीं गया, उसने जाके पूछा, दादी क्यों रो रही हो? बोले दादी फिर और रोने लगी। बोले बताओ तो सही दादी, रो क्यों रही हो?" बोले कुछ नहीं बेटा, खाली बैठी थी, सोचा रो ही लूं। सबके साथ यही। हम जब भी खाली बैठते हैं हमें लगता है कुछ धन कमा लें, कुछ नाम कमा लें, कुछ कर लें। और यही सत्यानाश की जड़ है, यही सारी समस्याओं की जड़ है। डर भी इसी के कारण है, सब कुछ, ईर्ष्या भी इसी के कारण है। आप कुछ करना चाह रहे हैं, किसी ने आपके जैसा ही कुछ अच्छा कर लिया, आप ईर्ष्या करने लगेंगे। आपके सामने किसी की प्रशंसा कर दी गई, आप ईर्ष्या करने लगेंगे, क्योंकि आप अपने खाली टाइम का ऐसा उपयोग नहीं कर पाए। परंतु आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आप सच में खाली हो जाओ। मत करो कोई प्रयास व्यर्थ का। व्यर्थ क्या, सार्थक प्रयास भी मत कीजिए। जो प्रकृति देती जा रही है उसे मुस्कुरा के लेते जाओ। बीमारी हो, बेरोजगारी हो, परेशानी हो, कुछ भी हो, बस ले लो। स्वागत करो बढ़िया तरीके से, जल्दी जल्दी स्वागत करके सब चीज को विदा करो। ठीक है।
फिर भी अगर आगे इन फ्यूचर आपको कुछ भी शिकायत लगती है अपने आप से, कहीं भी अपने आप को फंसा हुआ पाते हो, आप प्लीज शेयर कीजिए। जो प्रकृति मेरे थ्रू आपको दिलाना चाहेगी वो दिला देगी। बस आपको किसी न किसी जगह को थोड़ा सा स्रोत बनाना है। जैसे कुआं होता है ना, कभी कुआं आप सबने देखा हो, कुएं में पानी क्यों रहता है? कुएं में 4-5 जगह ना पानी के आने के स्रोत रहते हैं। ठीक, ऐसे ही प्रकृति ने कुछ स्रोत बना रखे हैं आध्यात्म के, कुछ स्रोत बना रखे हैं दुख के। वो दुख के हैं नहीं, पर हमने उनको नाम दे रखा है। तो ऐसे ही आध्यात्म के कुछ स्रोत हैं, जिनमें से अगर लगता हो मैं आध्यात्म का आपका स्रोत बन सकता हूँ, तो समाधान ले लेना बेझिझक। अगर आप झिझकोगे तो कुछ ना कुछ उल्टा सीधा दिमाग में इकट्ठा कर बैठोगे, फिर मुझे पूरी ताकत लगानी पड़ेगी। निवेदन करता हूँ, बेझिझक पूछिए। ठीक है? तो आज का क्रम यही समापन करते हैं, और हमारा मौन आज एक कदम और आगे चला गया है। मुख के बाद कान पर भी आ गया है। अच्छा या बुरा कुछ भी सुनाई दे रहा है, आपके हृदय में कोई हलचल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो क्रिया आपसे कई फुट, कई मीटर और कई किलोमीटर दूर घट रही है। आप क्यों बीच में लपक रहे हो? आपके दूसरे कमरे में या 1 फुट दूर खड़े पार्टनर ने, पति ने, हस्बैंड ने, वाइफ ने, किसी ने कुछ भी, वो उतनी दूर का वाइब्रेशन है, हम क्यों कैच करें उसे? अब मैं कान से मौन हूं। किसी ने कह दिया बहुत सुंदर लग रहे हो, तो उसको लग रहे हैं तो वो आनंद ले, मैं मस्त हूँ। किसी ने कह दिया ये क्या बकवास चल रही है, उसे लग रही है बकवास, लगने दो, मैं आनंद में हूँ। ठीक है, तो अपने आनंद को बनाए रखो, आप अपने आप को बनाए रखो। आज मुख के मौन के बाद आपको आपके कानों के मौन की शुभकामना। ठीक है, अब हम बापूजी के 2 बंदर पूरे हो चुके हैं, तीसरा भी करेंगे। अब समझ में आ रहा है? उसको गांधी जी का जंतर बोला गया है। जैसे जंतर मंतर बोलते हैं ना, कोई जरूरत नहीं बोलने की, कोई जरूरत नहीं सुनने की, और कोई जरूरत नहीं देखने की। अब असली अर्थ हमारे अंदर घटेगा। अब समझ में आ रहा है ना? मस्त है वो तो, है ना? मस्त है कि नहीं? सोच के देखो, आपको बंदर याद आ रहे हैं कि आप खुद याद आ रहे हो? खुद, मुझे मेरा ही लग रहा है। बिल्कुल धुंधली हो जाएगी पिक्चर जब आप और गहरे में उतर जाओगे। कोई भी गांधी जी के 3 बंदर बोलेगा, आप अपने आप को 3 जगह इमेजिन कर लोगे तुरंत सट से। तो आपको शुभकामनाएं बंदर होने की, मौन होने की। थैंक यू। शुभ रात्रि। नमस्कार।